तो लास्ट क्लास में वी हैड स्टडीड कि जैसे कोई अगर वेरिएबल है तो उसके डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। सो उसकी अगर सेंट्रल टेंडेंसी आपको मेजर करनी है तो आप उसका एवरेज निकालते हो, विच इज ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं कई बार, और कई बार इसको म्यू एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में, मतलब हालांकि ये रिप्रेजेंटेशन लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताया होगा, बट बेसिकली एवरेज को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर नहीं भी तुम्हें पता है तो क्वेश्चंस में जब भी पूछेगा तो यू विल नो कि दैट दिस इज एवरेज। फिर हमने बताया था कि एवरेज इज नॉट अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा सेट। आपको एवरेज के साथ साथ कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जो जिससे कि डेटा सही से रिप्रेजेंट हो सके, विजुलाइज हो सके कि उसके डेविएशंस कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज हमने बोला कि चलो रेंज दे देते हैं। रेंज जो है लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस रेंज होता है, कि आपको ये पता चल जाए कि चलो ठीक है एवरेज तो 50 है बट मिनिमम इज 40, मतलब मिनिमम इज 40 एंड मैक्सिमम इज 60। अगर ऐसा डेटा है तो तुम बोलोगे कि डेटा रेगुलर है, मतलब ज्यादा डेविएशन नहीं है। बट इसी में अगर मैं बोल देता कि मिनिमम -1 है और मैक्सिमम 300 है बट एवरेज इज 50, तो इससे एक थोड़ा और क्लैरिटी आती है कि मतलब डेविएशंस बहुत है और निगेटिव डेविएशंस जो है कम है, पॉजिटिव डेविएशंस जो है ज्यादा बड़ा हो सकता है बट रेयर होगा। क्योंकि अगर एवरेज 50 है और 300 मैक्सिमम वैल्यू है, -1 मिनिमम वैल्यू है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि इधर मतलब एवरेज से कम होने के चांसेस ज्यादा हैं डेटा के, क्योंकि इसमें एक 300 भी 250 एक्स्ट्रा कर देता है, मतलब 250 टू मेकअप दीज डेफिशिएंसीज। तो इस तरह से रेंज एक एक वैल्यू है जिससे कि हम थोड़ा और विजुलाइज कर सकते हैं डेटा को। फिर कई लोगों को हुआ कि रेंज में भी दिक्कत है, वी कैन नॉट ऑलवेज से कि सर आपने जो ये रेफरेंस निकाला ये बिल्कुल सही है। हो सकता है एक ही वैल्यू इधर 300 की हो, एक ही वैल्यू 1 की हो, बट उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम 45 हो और नेक्स्ट मैक्सिमम जो है 51 हो। तो उस केस में तो ये सारा एज्यूम्पशन आपका फेल हो जाएगा। हम बोले हाँ ये भी है। तो फिर आपने बोला कि चलो क्वार्टाइल रेंज दे दो। क्वार्टाइल रेंज मतलब क्या, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, उसके 4 पार्ट कर देते हैं। फर्स्ट 25% का रेंज देंगे तो फर्स्ट क्वार्टाइल का रेंज हो गया, सेकंड 25% का रेंज देंगे तो सेकंड क्वार्टाइल का रेंज हो गया, थर्ड 25% का रेंज देंगे तो थर्ड क्वार्टाइल हो गया। ऐसे करके हमने बोला क्वार्टाइल का रेंज दे देंगे। फिर हमने बोला कि नहीं ये भी बहुत रिप्रेजेंट नहीं करता, तो डेविएशन तुमने मेजर करना शुरू किया। तो डेविएशन जब ने मेजर किया होगा, डेविएशन जब मेजर किया होगा आपने, तो यू मस्ट फाउंड कि टोटल डेविएशन जो है वो तो 0 हो गया, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या है, एवरेज वैल्यू इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो उसके टोटल डेविएशन जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के 0 हो जाएगा। तो आपने बोला कि नहीं नहीं हमको डेविएशन मेजर करना है, उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो आपने क्या किया कि उसका मोड लेके, डेविएशन का मोड लेके ऐड कर दिया और उसको n से डिवाइड कर दिया, तो इसको आपने बोला एवरेज डेविएशन। फिर देयर वाज वन मोर प्रॉब्लम दैट अकर्ड कि एवरेज डेविएशन निकालने में छोटे डेविएशन को कम वेट और बड़े डेविएशन को ज्यादा वेट मिलता है, या फिर ऐसे समझो कि छोटे डेविएशन को भी वेट मिल जाता है, या बहुत छोटा या बहुत बड़ा को एक मतलब ये एग्जांपल से ही समझ में आएगा, विच यू कैन सी द लेक्चर अगेन, कि किस एग्जांपल को देके हमने ये विजुलाइज कराया था कि वाई स्मॉलर एंड लार्जर डेविएशंस जो है इसमें इग्नोर हो जाता है। तो उस कारण से हमने क्या किया, इस चीज से बचने के लिए व्हाट वी डिड वाज हमने डेविएशन का स्क्वायर लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पहला डेटा xi है, x2 है, x3 है, ऐसे करके xn डेटा है, इनका एवरेज x बार है। और तो आप क्या करते हो, पहले डेविएशन निकालते हो, x बार माइनस कर दिया सब जगह, और फिर आपने बोला कि इसका हम स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो यानी डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है, d2 का स्क्वायर ऐसे करके। और जब आप इसको जोड़ के डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n निकाले, तो ये स्क्वायर ऑफ डेविएशन का एवरेज है एक तरह से। तो इसको हमने क्या बोला था, इसका टर्म क्या था बताना, कोई किसी को याद है ये? वेरिएंस। कौन बोला ये?
आंसर प्रज्ञा। वेरी गुड। तो ये वेरिएंस था जब डेविएशन का स्क्वायर करके उनका एवरेज निकाला। लेकिन हमारे पास पॉइंट क्या था कि ये तो डेविएशन का जो यूनिट है वो तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। जो डेटा हमने मान लो डेटा मीटर में ले रहे हैं तो डेविएशन का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको वापस लाने के लिए हमने इसका रूट कर दिया। तो रूट अंडर वेरिएंस, ये याद रखना, रूट अंडर वेरिएंस, इस वैल्यू को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलने के पीछे क्या रीजन बताया था मैंने? स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे बोलने के पीछे ये रीजन बताया था कि डेविएशन का वो मेजर जो स्टैंडर्ड है, मतलब अच्छा मेजर है। और अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें लोएस्ट वाले डेविएशन को कम वैल्यू और लार्जेस्ट वाले डेविएशन को ज्यादा वैल्यू मिल जाता है। क्यों? क्योंकि छोटा नंबर का स्क्वायर छोटा ही रह जाता है और बड़े नंबर का स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ऐसे तो 3 मिलता है एवरेज, और ऐसे मिलेगा 26 का रूट विच इज 26 डिवाइडेड बाई 2 का रूट, 13 का रूट विच इज मोर देन 3 और लेस देन 4। तो देखिए ये जो 3 पॉइंट समथिंग आया वो इससे बड़ा हो गया, यानी कि बड़े वाले को थोड़ा वेट मिला यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इज अ गुड मेजर फॉर डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? वेरिएंस का रूट अंडर है। और वेरिएंस क्या है? डेविएशन के स्क्वायर्स का एवरेज है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, और भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था which was normal distribution curve and everything। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये तुमने कभी कभी सुना होगा, लोगों का ऐसा स्टेटमेंट होता है कि जिस अभी अभी रिसेंटली एक आया हुआ है कि जिस घरों में अगर मतलब इंटरकास्ट मैरिज में अगर लड़के की माँ पढ़ी लिखी हो तो इंटरकास्ट मैरिजेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब नंबर ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस इज मोर वेयर द ग्रूम्स मदर इज एजुकेटेड। ये अभी सोशल साइंस की एक स्टडी आई है। तो ऐसे कई तरह के तुमने सुने होंगे कि जो जो रेगुलर मतलब क्या बोलते हैं उसको, सर्वे। हाँ सर्वे होता है जिसमें हम दो डेटा को मिलाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं उनको इस पर्टिकुलर बीमारी के चांसेस कम होती हैं, या फिर ऐसा हम कहें कि लार्जर द फैमिली मेंबर लेस द चांसेस ऑफ डिप्रेशन, लार्जर द फैमिली मेंबर्स लेस द चांसेस ऑफ डिप्रेशन, या फिर ऐसा हम बोले कि लार्जर द फ्रेंड्स ग्रुप लेस द चांसेस ऑफ सैडनेस। मतलब इस तरह कई सारा तुमने सुना होगा कि लोग साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। सो व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू कोरिलेट टू वेरिएबल्स, है ना। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कोरिलेट करते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बट स्टिल दे कोरिलेट। तो उसमें क्या होता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने प्लॉट किया ना, प्लॉट किया तो एक तरफ x ले लिया एक तरफ y ले लिया। x तरफ मतलब हमने ऐसा कर दिया कि x तरफ हमने कर दिया जैसे मान लो फ्रेंड्स के नंबर ऑफ फ्रेंड्स, और y कर दिया लेट्स से डिप्रेशन के, मतलब जैसे मान लो कि 300 डिप्रेस्ड पेशेंट से हमने पूछा कि तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं। तो एक फ्रेंड वाले ज्यादा लोग डिप्रेस थे, 2 फ्रेंड वाले उससे थोड़ा और ज्यादा भी हो सकता है, 3 फ्रेंड वाले, तो कभी ज्यादा कभी कम होगा। बट अगर ग्रेजुअली नंबर ऑफ फ्रेंड्स अगर बढ़ गए, जैसे मान लो कि 10 हो गए, है ना, 12 हो गए, तो तुमने देखा कि नंबर ऑफ डिप्रेस पीपल विथ हायर नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर लो। तो ये डायरेक्ट तो नहीं है ना, मतलब इट्स नॉट प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, जैसे प्रोपोर्शनल तो फिर भी नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, बट स्टिल यू फाइंड कि देयर इज अ टेंडेंसी कि जिनके फ्रेंड्स ज्यादा है वैसे लोग कम डिप्रेस हैं। तुम देख रहे हो ना, मतलब 300 डिप्रेस्ड पेशेंट को हमने सिर्फ एक ही सर्वे किया है, उन सबसे पूछा कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो किसी ने 1 बताया, किसी ने 4 बताया, किसी ने 5 बताया, और हमने उस डेटा को प्लॉट कर दिया। तो ऑल्दो मतलब तो मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें ये डेटा देख के ये तो लग रहा होगा कि देयर इज अ चांस, मतलब तुम ऐसे देख रहे होगे कि जहां पे फ्रेंड्स ज्यादा हैं वहां पे डिप्रेशन के कम चांसेस हैं। ऑल्दो हमने डिप्रेस पेशेंट पे ही हमने किया है ये,
सर्वे, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि डिप्रेशन और फ्रेंड्स ये इनवर्सली वैरी करते हैं। मतलब नंबर ऑफ फ्रेंड्स बढ़ेंगे तो डिप्रेशन आपका कम होगा, और नंबर ऑफ फ्रेंड्स घटेंगे तो डिप्रेशन आपका बढ़ेगा। बट ये जो आपका इनवर्सली वैरी करने का है, ये ऐसा जो दिख रहा है यहाँ पे शार्प दिख रहा है, बट कई जगह पे नहीं भी दिखेगा। जैसे आप जैसे टेबल बना के ग्राफ बना दो तो फिर भी ठीक है, अगर हम यही टेबल में लिखे होते तो आप शायद उस तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते जितना कि ग्राफ में आप देख रहे हो कि इसमें एक ट्रेंड दिख रहा है कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो डिप्रेस नंबर ऑफ पेशेंट्स घट रहे हैं। तो ये ट्रेंड यहाँ पे डायरेक्टली विजिबल है। तो अब कोई भी ट्रेंड डायरेक्टली विजिबल है, बट अगर टेबल में हमने लिखा, जैसे मान लो कि डिप्रेस पीपल 25, फ्रेंड्स 5, 20, फ्रेंड्स 3, 21, फ्रेंड्स 7, 30, फ्रेंड्स 3, है ना, 20, फ्रेंड्स 7। अब ये जो डेटा है ना, जैसा ऐसा दिख रहा है वैसा ही हम नहीं देख सकते। वी कैन नॉट जस्ट प्रिडिक्ट विथ दीज डेटा। ये तो चलो फिर भी 5 लिखा है, तो थोड़ा बहुत घूरोगे तो तुम्हें दिख भी जाएगा कि हाँ जैसे जैसे डिप्रेशन के पेशेंट बढ़े हैं, फ्रेंड्स के नंबर घटे हैं, तो थोड़ा ध्यान देने पे दिखेगा। बट अल्टीमेटली जब बहुत सारा डेटा यहाँ पे लिखा रहे तो तुम शायद नहीं देख पाओगे, एंड यू माइट नॉट बी एबल टू हैव अ ग्राफ एवरी टाइम, है ना। बट तो लोगों ने बोला कि कोई तो मेजरमेंट करना पड़ेगा ना हमें, कि हम इस डेटा से बता सके कि ये x और y आपस में कैसे वेरी करते हैं, मतलब हाउ दे वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मेरी बात समझ रहे हो ना, दोनों ही वेरिएबल है, अलग अलग x भी है y भी है, बट हाउ दे आर वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने बोला कि चलो, और दूसरा क्या है ना कि जब आप कोई मेजरमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहते हो तो वो ऐसा करना चाहोगे ना कि इंडिया का, वर्ल्ड का हर आदमी उसको यूज कर पाए। तो साइंटिस्ट लोग सोचे कि चलो कुछ बनाते हैं, तो उन्होंने बनाना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि इसका ईच, मतलब जैसे ये पहला रो है, दूसरा रो ऐसा है, तो यहाँ का डेविएशन और यहाँ का डेविएशन, तो जैसे मान लो कि ये x डेटा है तो x बार ले लिया, y डेटा है तो y बार ले लिया, तो पहला डेविएशन x बार माइनस x1 ये वाला, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया y बार माइनस y1। अच्छा एक बात बताओ, जैसे दोनों अपने एवरेज से, जैसे ये एवरेज से बड़ा है और ये भी एवरेज से बड़ा है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बोलना जरा सा, टफ लग रहा है तुम लोग को? पॉजिटिव आएगा। हाँ पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि दोनों ही या फिर दोनों ही एवरेज से छोटा हो, उस केस में क्या होगा, तब भी पॉजिटिव आएगा। तब भी पॉजिटिव आएगा, है ना। अच्छा एक एवरेज से बड़ा है और एक एवरेज से छोटा है, तब नेगेटिव आएगा। या तो ये एवरेज से बड़ा रहे। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम सबको ऐसे मल्टीप्लाई करें, जितने भी हैं, ध्यान से सुनना, ये तुरंत ही एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे। तो हालांकि खुश तो तुम लोग नहीं दिखते हो मुझे कंसेप्ट सीखने के बाद भी, मतलब ऐसा होना चाहिए कि तुम लोग कुछ सीखने के बाद मतलब वो करो, ग्रेटिट्यूड फील करो कि अरे आज हम कुछ सीखे हैं सर के कारण। ऐसा तो तुम लोग का एटीट्यूड है नहीं। हम लोग कुछ नया सीखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, सिखाने वाले को धन्यवाद देते हैं। ऐसे मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए, है ना, मैंने पैसा लिया है तुम लोगों से। मेरा पॉइंट ये है कि भगवान को ही धन्यवाद दो। तो अगर एक चीज मेरा ये है कि जैसे अगर हम सारे डेटा सेट्स का अगर हम ये कैलकुलेट करें, तो अगर सब एवरेज से बड़े होते हैं या एवरेज से छोटे होते हैं, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट होता, तो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव आते। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना, तो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं। या फिर अगर अपोजिट टाइप मूवमेंट होता तो सारे नेगेटिव नेगेटिव आते। एक ये एवरेज से बड़ा होता है तो ये एवरेज से छोटा होता है, ये एवरेज से छोटा होता है तो ये एवरेज से, ऐसा करके अगर आता तो सारे नेगेटिव नेगेटिव आते हैं, है ना। और अगर ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक साथ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उस केस में क्या, कोई प्लस आएगा, कोई नेगेटिव आएगा, कोई प्लस पॉजिटिव आएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे
तो और उसको डिवाइड कर दे मान लो n से। मेरी बात समझ रहे हो ये क्या निकल रहा है? सारे डेटा का इंडिविजुअल वेरिएशन दोनों सेट का मल्टीप्लाई कर दिया, और व्हाट आई नो कि या तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा, सब नेगेटिव नेगेटिव होगा तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर आएगा। अगर कोई उल्टा सीधा है कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आ रहा है तो जीरो के पास आएगा, और डिवाइडेड बाई n कर दिया। तो इसकी वैल्यू जो है तुम्हें पता है कि या तो बहुत नेगेटिव आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके, है ना, x मतलब x नहीं, इसको हम कोवेरिएंस बोलते हैं, इसका नाम लिख लो, इसको कोवेरिएंस बोलते हैं। ये तुम्हारा एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया कि ये जो हम कैलकुलेट किए हैं दिस इज कोवेरिएंस। इसमें कुछ नहीं किया हमने, दोनों डेटा का डेविएशन मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और उसके बाद n से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज ऑफ को डेविएशन ऐसे बोला जा सकता है। और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कि नेगेटिव से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक आ सकती है। अब दिस गिव्स यू अ थिंग, क्या देता है, अगर ध्यान से सुनना इसमें, तो मैं ये पता है कि जब दोनों ही एवरेज से बड़े हो रहे होते तो पॉजिटिव आया रहता, यानी कि दोनों ऊपर बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव आता, या दोनों नीचे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव आता। यानी कि बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो रिलेट करती है, मतलब वो तब आता जब पॉजिटिव कोरिलेशन होता, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है या पॉजिटिव वेरिएंस होता है। कोरिलेशन मत बोलो अभी, लेट डोंट से कोरिलेशन हियर, क्योंकि कोरिलेशन एक दूसरा टर्म है ना, हम तो कोवेरिएंस पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव कोवेरिएशन होता है, इसका क्या मतलब हुआ पॉजिटिव कोवेरिएशन का, कि अगर अगर आपने ये कैलकुलेट किया है और ये पॉजिटिव आया है तो मतलब अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, अगर x बढ़ के अपने एवरेज के पार गया है तो y बढ़ के अपने एवरेज के पार जाएगा, x घट के अपने एवरेज के नीचे है तो y भी घट के अपने नीचे एवरेज, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि सब पॉजिटिव पॉजिटिव आगे बढ़ा, तो ये पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव कोवेरिएशन है। अगर ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव कोवेरिएशन है। तुमको पता है नेगेटिव कब आएगा, एक एवरेज से बड़ा हो गया, एक अपने एवरेज से छोटा हो गया, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। इस केस में, इस वाले केस में, फ्रेंड्स और डिप्रेशन वाले केस में वैल्यू क्या आती, नेगेटिव आती। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहे हैं जब फ्रेंड्स घट रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ डिप्रेस पेशेंट्स। तो ऐसे ऐसे केस को हम नेगेटिव कोवेरिएशन बोलेंगे। और अगर क्लोज टू जीरो आएगा, मतलब क्लोज टू जीरो आएगा, तो हम बोलेंगे ये केओस डेटा है। केओस मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि देयर इज नो ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है, या ऐसा ये भी नहीं है कि एक्स के बढ़ने से वाई घट रहा है। तो ये तीन चीज तुम्हें समझ में आई, क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो ये हमने निकाला। कोवेरिएंस कैसे निकलेगा बताओ तो, वर्ड्स में बोलो तो, हाउ डू वी कैलकुलेट कोवेरिएंस? तो हम एक्स, दो डेटा है एक्स और वाई, उन्हीं के लिए कोवेरिएंस निकालेंगे। एक्स का भी एवरेज के सारे, एवरेज से सारे डेविएशंस और वाई के एवरेज से सारे डेविएशंस निकाल लेंगे। इंडिविजुअल एक्स और इंडिविजुअल वाई के डेविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में सबको जोड़ के n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा कोवेरिएंस निकला। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला कभी तुमको लिखना पड़ेगा तो तुम कैसे लिखोगे, देखना, ऐसे ऐसे देखो, स्टैट्स के सिंबल्स कितने वो होते हैं। कोवेरिएंस का फॉर्मूला अगर लिखना होता है तो लोग ऐसे लिखते हैं, ये लिख दिया, एक्स बार लिख दिया, माइनस एक्स आई लिख दिया, वाई बार लिख दिया, माइनस वाई आई लिख दिया, और डिवाइडेड बाई एन लिख दिया। देख रहे हो क्या हुआ, एक्स का वेरिएशन इंटू वाई का वेरिएशन, इंडिविजुअल आई वाले का, मतलब पहला एक्स है तो पहला वाई लेना है, और उसको सबको सम कर दिया और डिवाइडेड बाई एन कर दिया। तो बेसिकली एवरेज ऑफ ऑल द मल्टीप्लाइड डेविएशंस, है ना, ये हमारा कोवेरिएंस है। अब देखो होता क्या है कि समस्या आती है साइंटिस्ट लोगों के पास कि भाई आपने तो बोल दिया कि पॉजिटिव यानी कि इन्फिनिटी पे आएगा तब हम मानेंगे कि डायरेक्ट कोरिलेशन है। जैसे मान लो कि दो तरह का डेटा है, एक मिनट बताना मुझे, रुको, लेट मी चेक हाउ डिड यू स्टडी।
3 कर्व बनाते हैं तो तुम लोग का वो समझ में आएगा मुझे। इसका इसका कोवेरियंस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये एक के बढ़ने से एक घट रहा है। इसका आएगा पॉजिटिव उसी तरीके से, यस फिर तुम बोलोगे इसका भी नेगेटिव आएगा। अच्छा, किसका ज्यादा बड़ा कोवेरियंस होगा, इसका या इसका? मतलब 1 2 3, सर थर्ड वाले को। नहीं, बड़ा होगा 1 वाले का, लेकिन थर्ड वाला क्लोज टू इन्फिनिटी होगा। क्लोज टू इन्फिनिटी तो छोटा होता है ना, मतलब निगेटिव वैल्यू में तो जितनी बड़ी वैल्यू उतनी निगेटिव उतनी छोटी हुई ना। सर मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रही हूँ। हाँ, मतलब वैल्यू वाइज ये बड़ा होगा, लेकिन ये जैसे अगर हम अगर इन्फिनिटी की बात करें तो ये क्लोज टू इन्फिनिटी है। क्यों? क्योंकि तुम देखो ये ऑलमोस्ट लीनियर है ना, और ये लीनियर नहीं है ऑलमोस्ट, इसमें डेविएशंस बहुत है। तो अब बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि किस वैल्यू को हम इन्फिनिटी माने। यहाँ तो ग्राफ तुम देख रहे हो तो तुम बोल रहे हो कि ज्यादा वो है, हम किस वैल्यू को इन्फिनिटी माने और किस वैल्यू को बड़ी माने। जैसे जैसे अगर तुम कोई भी दो दो वो ले लो और टाइप का डेटा ले लो, जैसे हम अभी फ्रेंड्स वाला डेटा ले रहे थे, पेशेंट और वाइफ फ्रेंड्स करके ये डेटा ले रहे थे, 25 7 ऐसे कर रहे थे। इस केस में अगर इस तरह के डेटा सेट्स में जिसमें 30 और इधर इधर 2 डिजिट में, इधर सिंगल डिजिट में वेरी कर रहा है, इस सेट में अगर वैल्यू, मतलब अगर मान लो कि 50 का निकाल रहे हो तुम, 50 ऐसे करके निकाल रहे हो, 50 की वैल्यू जो है, अगर वो लेट्स से 2-2,500 भी आते हैं ना, मतलब 2000 के लगभग, 2000 भी बहुत हो गया, 2000 भी आता है तो ये इन्फिनिटी के लगभग में माना जाएगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे मल्टीप्लाई होंगे हमेशा। जैसे इसका एवरेज मान लो आ गया 15, इसका एवरेज आ गया मान लो कि 6, तो इसमें तुम देखोगे कि 6 या 7 जो भी है, इसमें देखोगे कि ये इसका डिवीजन मान लो कि ये 8 होता, तो 1 का डिवीजन 15 इंटू 1, इसकी वैल्यू 15 आती। तो इसको सब जोड़ेंगे तो लगभग कितना ही आएगा, और उसके बाद से डिवाइड भी करना है 50 से। तो इसके लिए 2000 भी ऐसे सिचुएशन के लिए इन्फिनिटी का काम करेगा। उस केस में जो कर्व बनेगा वो बिल्कुल स्लीक नेगेटिव बनेगा। तो हाउ डू वी नो कि कौन से वैल्यू को हमें बड़ी वैल्यू माननी है? हमें पता है 0 पे तो केओस है, देयर इज नो ऑर्डर। हमें पता है पॉजिटिव पे पॉजिटिव रिलेशन होगा, नेगेटिव पे नेगेटिव रिलेशन होगा, है ना। बट व्हाट वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड एज बिग वैल्यू, कि हम बोले कि ज्यादा क्लोज डेविएशन है, ज्यादा क्लोज डिपेंडेंसी है? तो इसका तो कोई जवाब है नहीं। तो जब ऐसी समस्या आई तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश की। इन्होंने बोला कि आपने जो कोवेरियंस निकाला है, कोवेरियंस क्या था बेसिकली आपका, ये था x बार माइनस एक्स आई, y बार माइनस वाई आई डिवाइडेड बाई n। इस कोवेरियंस को ध्यान से देखना, अभी बहुत तुम्हें अच्छा लगने वाला है। इस कोवेरियंस को उन्होंने बोला कि दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन से, जैसे x वाला डेटा था, y वाला डेटा था, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा x और अल्फा y। इस डेटा को आप दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दीजिए। ये n हो गया, इतना तो कोवेरियंस आया था। कोवेरियंस को पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और ये जो डेटा आएगा इसको हमने बोला r, which is correlation coefficient। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? सर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया
ना। हाँ, ये स्टैंडर्ड डिवीजन यूज किया। और इस डेटा को अब इसकी क्या प्रॉपर्टी हो जाती है कि जहां इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक था, इसका रेंज घट के -1 से लेके 0 तक हो जाता है, सॉरी -1 से लेके +1 तक हो जाता है। अब कितना तुम्हारे लिए रिलैक्स हो गया कि जहां हम इन्फिनिटी का कोई वैल्यू नहीं दे पाते थे, नाउ देयर इज अ फिक्स -1 वैल्यू अगर आ गई, यानी कि कोरिलेशन की वैल्यू जो है, इसको आर स्क्वायर भी बोलते हैं, आर स्क्वायर बोलते हैं, कि अगर कोरिलेशन की वैल्यू जो है -1 के बराबर भी हो सकती है, +1 के भी बराबर हो सकती है, नथिंग कैन बी इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे तो कोवेरियंस की वैल्यू तो इन्फिनिटी के बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी भी कोई भी वैल्यू निकल के आएगा उसको इन्फिनिटी नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपको पता चल गया कि इफ योर कोरिलेशन वैल्यू इज -1, तो ये एकदम लीनियरली नीचे जा रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और अगर तुम्हारा +1 है तो ये बिल्कुल लीनियरली ऊपर जाएगा, मतलब x के बढ़ने से y भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, अभी इसकी समस्या क्या है वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी तुमको ये तो समझ में आ गया ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोवेरिएंस क्या होता है, व्हेन डू वी यूज सर दैट। कोएफिशिएंट को आर स्क्वायर से डिनोट करेंगे या आर से? देखो ध्यान, बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन आर स्क्वायर से ही करते हैं। रुको वेट चेक। सर आई थिंक आर से होता है। सिंबल आर होता है, आर ही होता होगा, टाइप्स, हाँ आर ही होता है, पियर्सन आर, ये ऐसे बोलते हैं, आर ही होता है, आर स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो अब तुम ये समझ गए कि कोवेरिएंस क्या है, क्या कमी रही कोवेरिएंस में कि हमें कोरिलेशन पे आना पड़ा। अब तुम्हें एक समस्या और दिखेगा यहाँ पे, तुम बोलोगे सर ठीक है, आपने जो है ये तो बता दिया कि एक्स और वाई में कोई रिलेशन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो भी बता दिया, है ना। और आपने ये भी बता दिया थोड़ा कि अगर -1 के क्लोज है तो ज्यादा नेगेटिवली कोरिलेटेड है, +1 के क्लोज है तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, 1 है तो ऐसा। तो मान लो कि दो डेटा ऐसा है, एक डेटा है ऐसा, और एक डेटा है ऐसा। तो तुम देखो कि भले ही ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, बट स्टिल डेविएशंस कम है इनके, है ना। तो हो सकता है कि इस दोनों केस में सेम कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो सिर्फ ये मेजर करता है कि हाउ गुड दे आर मूविंग टुगेदर, मतलब ऊपर बढ़ रहे हैं कि नहीं साथ में, और नीचे बढ़ रहे हैं कि नहीं साथ में, बट किस एंगल से बढ़ रहे हैं ये तो हमें नहीं पता चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। कम डेविएशन है दोनों जगह पे तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेम आ सकता है, ठीक है। तो अब ये जो समस्या है, या फिर लोगों ने बोला कि मान लो चलो ठीक है, ये मेरा ऐसे डेटा आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वन मोर गुड थिंग इज गोइंग टू बी, मतलब इस गेटिंग। सर इस लाइन का स्लोप नहीं यूज कर सकते? क्या? इस लाइन का स्लोप? उसी पे आते हैं ना कि अब लाइन तो जैसे मान लो, वही मैं बोल रहा था कि जैसे मान लो एक दूसरा सब, एक तो ये समस्या हो गया, दूसरी समस्या ये है कि जैसे मान लो ऐसे डेटा है, अब मैं बोलूं कि मुझे प्रेडिक्ट करना है कि जब x यहाँ पे है तो y क्या होगा, ठीक है। y ऊपर बढ़ते बढ़ते कौन सा y होगा, ये होगा कि ये। तो अब तुम बोलोगे सर इस पे एक लाइन बना दो, तो हाउ डू वी नो विच ऑफ दीज लाइन इज ट्रू लाइन ऑफ दिस डेटा। भाई प्रेडिक्शन करने के लिए हमें एक लाइन चाहिए ना, जिसमें हम बोले कि जब ये वाला लाइन लेंगे तो अगर यहाँ पे x लेते हैं, चलो नजदीक में ही x ले लेते हैं, यहाँ पे x लेते हैं तो यहाँ y आएगा, ये वाला लाइन लेंगे तो यहाँ y आएगा, ये वाला लाइन लेते हैं तो यहाँ y आता, तो तीन तीन प्रेडिक्शन हो जाता ना। तो नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम, जैसे एक प्रॉब्लम तो मेरा सॉल्व हो गया कि हम r की वैल्यू देख के वी कैन से कि हाउ गुड दे आर मूविंग, हाउ मतलब हाउ गुड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर,
साथ में मूव कर रहे हैं कि नहीं और कैसे मूव कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास एक समस्या है कि ना उनका एंगल पता है मूवमेंट का, है ना, और ना ही वो लाइन पता है जिससे हम ट्रू डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो और अगर लाइन हमको पता करना है तो तुमको क्या चाहिए, लाइन पता करने के लिए क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, और आपको वो चाहिए इंटरसेप्ट। किसी भी लाइन के लिए या तो इंटरसेप्ट चाहिए कि वाई एक्सिस पे कहाँ कटा है, उसको स्लोप इंटरसेप्ट बोलते हैं, और स्लोप बोलते हैं जिस एंगल से ये गया उसका tan थीटा। मतलब एनीवे मतलब उसको ऐसे मत करो कि tan थीटा बोलने से कंफ्यूज हो, बट ये समझो कि लाइन का इक्वेशन होना चाहिए a प्लस बी एक्स होना चाहिए, वेयर a इज इंटरसेप्ट और b इज स्लोप ऑफ द लाइन। तो अब इस लाइन का अलग इंटरसेप्ट है, इस लाइन का अलग इंटरसेप्ट है, इस लाइन का अलग इंटरसेप्ट है, सिमिलरली स्लोप भी अलग अलग है। So how do we know कि which line is the perfect representation of these data? क्योंकि देखो जनरली जो हम वेरिएबल्स ले रहे हैं उसके पीछे कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं है उनके रिलेट होने का। जैसे फ्रेंड्स और डिप्रेशन, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है कि एक फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सके, है ना। तो हमें प्रिडिक्शन करने के लिए, ऐसे सिचुएशंस में प्रिडिक्शन करने के लिए हमें एक लाइन, मोस्ट सुटेड लाइन, है ना, मोस्ट सुटेड लाइन एक ड्रॉ करना पड़ेगा। मोस्ट सुटेड मतलब सबसे अच्छा लाइन जो है वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। उसी मोस्ट सुटेड लाइन को हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन लाइन। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? यस सर। बोलो तो साहित्य, तुम्हें समझ में आ गई? फॉलोइंग। वेरी गुड। कायनात, यस सर, समझ में आ गया। पक्का ना? यस सर। तो अब तुम मेरे से पूछ सकते हो कि सर हाउ डू वी नो विच ऑफ दीज लाइन इज मोस्ट सुटेड लाइन। आप क्या प्रॉपर्टी ऐसा देखना चाहोगे उस लाइन की कि इसको आप बोलोगे कि सर ये वाला जो लाइन है इट विल रिप्रेजेंट द डेटा इन बेस्ट वे और मोस्ट सुटेड वे, है ना, कि वो उसको बेस्ट लाइन। तो बेस्ट लाइन के लिए क्या प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया वो तुम्हें मैं बता देता हूँ। उसके बाद जब उस प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर देंगे तो हमारे पास दो ही सोल्यूशन, दो ही एक ही वो होगा कि उस लाइन के लिए ए और बी निकालें, जिसका फॉर्मूला आपको किताब में दिया रहता है। बट हम आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि जिस लाइन को रिग्रेशन लाइन, किस लाइन को हम रिग्रेशन लाइन बोलेंगे, विच ऑफ दोज लाइंस। तो हम सिर्फ बहुत कम डेटा यहाँ देते हैं, जैसे मान लो कि एक डेटा ये है, 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 एक डेटा ये है। तो जैसे मान लो एक रैंडम लाइन मैंने ड्रॉ किया कि ये लाइन हमारा ना होगा, तो बहुत ऐसा तो है नहीं कि सारे पॉइंट्स उस लाइन पे पड़ेंगे। तो भाई हम ये देखेंगे कि कितना अंतर है लाइंस में, मतलब कितना डेविएशन है, ये इसका डेविएशन है, ये इसका डेविएशन है, ये इसका डेविएशन है, लाइन से परपेंडिकुलर डेविएशन कितना हुआ है ना, कितना मूव किया है वो हमें देखना है। या फिर एक मिनट, एक्स के रिस्पेक्ट में देखना ना, ये वाला, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा गायब हो रहा है। हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर लेते हैं कि केवल वाई का डेविएशन देखते हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, वाई का डेविएशन देखते हैं। मैं ये थोड़ा गलत बना रहा था, एक मिनट, मेरा पॉइंट सब वही रहेगा, क्योंकि x तो हम फिक्स मानते हैं ना। कई बार रिग्रेशन लाइन का मोस्टली यूज होता है टाइम में, तो x का कोई डेविएशन नहीं होता। मतलब x को हम टाइम, जैसे एक को डिपेंडेंट मान लेते हैं, जैसे इधर बोल देते हैं कि ये डिपेंडेंट है, सॉरी ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट वाले का तो कोई वेरिएशन है नहीं, वो तो हम इंडिपेंडेंट है मान रहे हैं कि वो ऐसे ही चल रहा है। जैसे कई बार टाइम ले लेते हैं हम यहाँ पे और इधर वेरिएबल ले लेते हैं,
तो हम बेसिकली जो मूवमेंट है, मूवमेंट का एरर है वो y में है, तो y का टोटल एरर जिस लाइन के लिए, सब एरर का स्क्वायर कर लिया, जैसे मतलब जितना एरर है ना उसका स्क्वायर कर लिया और जोड़ दिया, सम ऑफ ऑल स्क्वायर एरर्स, सम ऑफ ऑल स्क्वायर एरर्स। तो जिस लाइन के लिए ये सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स, स्क्वायर एरर मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर एरर कर रहे हैं तो कोई भी निगेटिव नहीं रहेगा, चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, तो जीरो तो नहीं होगा। लेकिन जिस लाइन के लिए सम ऑफ ऑल स्क्वायर एरर्स इज मिनिमम, वही मेरी लाइन जो होगी वो रिग्रेशन लाइन कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? कि अगर हम ऐसे बोलते तो हम ऐसे भी प्रिडिक्ट कर सकते थे कि ये लाइन है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये लाइन है। तो सब लाइन के लिए आप अलग अलग निकाल लो, है ना, y का डेफिनेशन, और कैलकुलेट करो उसके सारे। तो तुम तो नहीं करोगे ना ये काम, ये तो डेफिनेशन है, ये वैज्ञानिक लोगों ने खोजा। आपके लिए ये है कि इसी डेफिनेशन के तर्ज पे, इसी डेफिनेशन को बेस में रख के यू विल गेट अ फॉर्मूला कि अगर लाइन की, उस लाइन की इक्वेशन अगर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो a की क्या वैल्यू होगी और b की क्या वैल्यू होगी। ये तुम किताब में देख सकते हो कि ए और बी कैसे निकाला जाता है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म होता है इनका फॉर्मूला निकालने का, कि टेबल लेके एक्स और वाई का लेके और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन लेके हम निकालते हैं इसको। बट अब तुम समझ गए कि व्हाट इज रिग्रेशन लाइन? बोलो। यस सर। तो ये हो गया हमारा रिग्रेशन लाइन का। तो जब जितना भी स्टैटिस्टिक्स का ज्यादातर इन्फ्रेंस इन्हीं सब टूल से हम निकालते हैं, या तो हम उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे। तो हम ये एरर कैसे निकालते हैं सर? मतलब एरर ये तो गिवन होता है? नहीं, गिवन नहीं होता। जैसे ये तो डिफिनीशन तुम्हें दे दिया, फिर लोगों ने ना उसके निकालने का तरीका देखा और उसको सिंप्लीफाई करते करते ना एक फॉर्मूला तक पहुंच गए, समझे, कि हाउ टू कैलकुलेट ए एंड बी। तो अब तुम्हें बेसिकली वो फॉर्मूला से ही मतलब है ना। तुम ये जानते हो कि वो क्यों वो लाइन मेन लाइन है हमारा, है ना, बट यू डोंट वांट टू नो कि वहां से लेके इस डिफिनीशन से लेके फॉर्मूला तक कैसे पहुंचे हम। मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो नाउ यू नो ऑल द एनालिसिस पार्ट, जिसको हम एनालिसिस करते हैं। अब आता है कि लार्ज डेटा, जैसे जैसे एक होता है ना कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, कि इन्फ्रेंस लेना डेटा से। तो इन्फ्रेंस लेने का मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और उसमें से एक छोटा सा सैंपल हमने ले लिया, ये पॉपुलेशन, ये सैंपल हमने ले लिया, और सैंपल का जो भी आ रहा है डेटा उसको हम मान के चलते हैं पॉपुलेशन का भी है। जैसे सैंपल का एवरेज आया एक्स बार, तो हम ये सोचना चाहते हैं कि एक्स बार पॉपुलेशन का ही होगा। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आया अल्फा एक्स, तो हम ये सोचते हैं कि इसका भी अल्फा एक्स आएगा, है ना। सैंपल का मतलब बेसिकली हम उतना बड़ा सैंपल लेना चाहते हैं कि ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। बट तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये साइंटिफिकली या फिर लॉजिकली ऐसा पॉसिबल है कि पूरे पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट निकालें और वो पॉपुलेशन को पूरा पूरा रिप्रेजेंट करे? इज इट पॉसिबल? सर जितना यूनिफॉर्म होगा उतना, क्या? उतना ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा, जितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी पॉपुलेशन। हाँ, अगर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तुम बोलोगे कि बहुत सारा, जैसे मान लो कि एक हमने ले लिया, लेट्स से 1000 का पॉपुलेशन ले लिया और मैंने 100 का सैंपल ले लिया। तो पहले तो ये बताओ कि कितने तरीके का सैंपल आ सकता था। तो तुम बोलोगे ना कि 100 का ग्रुप बनाना है 1000 पीपल में, तो तुम बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, 1000 C 100, इतने आपके वो बन जाएंगे, सैंपल बन जाएंगे।
ये तो बहुत ज्यादा है ना, तुम लोग को दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा नंबर होगा। बोलो। मेरा मतलब ऐसे है, समझो ऐसे कि जैसे मान लो 5 का ही पॉपुलेशन है और तुम 2 का सैंपल निकाल रहे हो, तो ए बी सी डी 5 है, तुम बोलोगे ए बी भी निकल आ सकता था सैंपल में, बी सी भी आ सकता था, ए सी भी आ सकता था, ए डी भी आ सकता था, ऐसे ऐसे टोटल गिनोगे तो 10 आएंगे, क्योंकि 5C2 जो होता है वो 5 × 4/2 होता है, वो तुम्हारा 10 आ गया। ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को क्या कह रहा हूँ? यस मतलब इतने टाइप के सैंपल्स निकल सकते हैं। हाँ, मतलब कि अगर आप 1000 पॉपुलेशन से सिर्फ 100 के पॉपुलेशन निकालना चाहते हो, 100 के सैंपल निकालना चाहते हो, तो इतने सैंपल बन सकते हैं। आउट ऑफ दीज इतना सैंपल बहुत सारे का हो सकता है कि एवरेज वही आए जो पॉपुलेशन का एवरेज है। समझ में आ रही है बात? बहुत सारे का कम आएगा, बहुत सारे का ज्यादा आएगा, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि सबका ज्यादा ही, मतलब बीच में ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यस जो सैंपल तुम उठा रहे हो वो मोस्ट क्लोज टू पॉपुलेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? सैंपल बड़ा लेना पड़ेगा, जितना बड़ा लेंगे उतना क्लोज टू पॉपुलेशन होगा। यस सर। है कि नहीं? जैसे 1000 की आबादी में तुम 10 लोगों को ही उठा लिए रैंडम, अब तुम सोच रहे हो कि यही 10 लोग जो है पूरे उसको रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को, तो ये पॉसिबल है? नो सर। नहीं ना। ये आजकल तुम सुनते हो ना, न्यूज में बताता है कि छोटा सैंपल लेके आप जनरलाइज कर रहे हैं, है ना? वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर इवेंट, या मान लो जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश करते हैं लोग कि जेएनयू के बच्चे इन्होंने ऐसा किया, तो फिर किसी ने बोला कि बहुत स्मॉल सैंपल पे आप पूरी यूनिवर्सिटी पे आप नहीं डिसीजन दे सकते। तो सामने वाला क्या आपत्ति कर रहा है कि आपका सैंपल साइज इतना छोटा है कि इन नो केस इट विल रिप्रेजेंट द एंटायर यूनिवर्सिटीज थॉट। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सो जैसे मान लो कि तुम एक क्लास में गए, 60 बच्चों की क्लास है, और तुमने किसी एक को उठाया और तुमने 2-4 सवाल पूछे और उसने कुछ नहीं बताया। कैन यू से कि ऑल 60 पीपल आर फूल हियर और ऑल 60 पीपल आर नॉट, या इग्नोरेंस है सब? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। नो सर। ऑल्दो कई बार रिसर्च के सब्जेक्ट के हिसाब से भी सैंपल साइज डिसाइड होता है। जैसे मान लो कि अगर मुझे एक क्लास में गया मैं, ठीक है, रैंडम मान लो कि मेरा कोचिंग चल रहा है, मैं अचानक से पहुंचा, तो मैं गया तो मैंने किसी एक से पूछा, मतलब कि मुझे पूछना है कि अभी किसकी क्लास हुई थी। तो अभी किसकी क्लास हुई थी, तो मैंने मान लो कि कार्तिक को उठाया, मैंने बोला कार्तिक किसकी क्लास हुई थी, तो कार्तिक ने बोला शाहिद सर की क्लास हुई। तो डू आई नीड टू चेक अदर पीपल ऑल्सो? नहीं ना। मेरी बात समझ में आ रहे हो? इसमें कार्तिक हिमसेल्फ इज एनफ फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, बशर्ते कि झूठ ना बोले वो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो फॉर मेनी रिसर्च आपका सैंपल साइज छोटा भी हो सकता है और वो डायरेक्टली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मुझे एक दूसरे क्लास में कहीं गया मैं, और मैंने बोला कि लेट चेक द जनरल नॉलेज ऑफ दिस क्लास, मैंने एक बच्चे को उठाया, मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ 2-4 क्वेश्चन पूछा और उसने कुछ नहीं बताया, तो कैन आई से कि ऑल 60 पीपल आर इक्वली इग्नोरेंट? नहीं ना। नो सर। सो आप तो बोलो क्या कह रहे हो तुम? आप ये बोल रहे हैं कि बेसिकली द सैंपल साइज शुड आल्सो बी, मतलब देखना चाहिए कि whether it is in proportion to the larger size of the population or the entire population, what you are talking हाँ, about? मतलब मेरा बात है कि ये तो चलो अभी हम क्रैश की तरह पढ़ा रहे हैं, वरना स्टैट इज अ वेरी गुड कोर्स। मेरा पॉइंट है कि अगर आप किसी पॉपुलेशन की स्टडी सैंपल से करना चाहते हैं तो यू नीड टू कम आउट विथ अ फिगर ऑफ सैंपल साइज, कि कौन सा सैंपल साइज लें कि पॉपुलेशन को क्लोजेस्ट वे में रिप्रेजेंट करें। Yes sir. मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, और उसका भी टेस्ट होता है। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट व्हिच कंफ्यूजेस मोर बिकॉज इसमें टेस्ट का भी टेस्ट है कि वो टेस्ट लगाना है कि नहीं। और कई बार मतलब फॉर एवरीथिंग, जैसे हम टेस्ट लगाने के लिए सैंपल साइज उठाते हैं, अब सैंपल साइज उठाने के लिए भी आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो इस तरह की कंफ्यूजन के कारण ना कई लोग स्टैट्स अपने लाइफ में नहीं सीख पाते। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो टफ है।
मेरा पॉइंट है कि तुम बेसिक रिक्वायरमेंट समझो कि क्या दिक्कत है हमारे साथ। दिक्कत ये है कि कोई पर्टिकुलर सैंपल साइज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, डिपेंड करता है सैंपल का, पॉपुलेशन के और सैंपल के उस पैरामीटर पे जिसकी बात हो रही है। जैसे मान लो कि 1000 लोगों को मैंने रैंडम उठाया अपने एरिया में और आई वांट टू नो द एवरेज इनकम ऑफ दैट ग्रुप। तो अगर हम 100 लोगों को उठाएं तो बहुत क्लोज हो सकता है ना। रैंडमली अगर हम 100 लोगों को उठाएं तो वो क्लोज हो सकता है, क्योंकि एवरेज इनकम जो है एक लोकेलिटी में मतलब इतना ज्यादा भी डिविएट नहीं करेगा। तो अगर हम किसी 100 पीपल को उठाएंगे तो हर तरह के लोग उस पर मिल जाएंगे एंड देन आई विल गेट द सिमिलर काइंड ऑफ मतलब पॉपुलेशन का एक समझो तो मॉडल ही हमें छोटा मिल जाएगा। एंड देन वट एवर आई गेट थ्रू दैट सैंपल हम पॉपुलेशन के लिए बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन में भी यही होगा। तो सैंपल साइज है, तो जैसे मान लो कि अगर हम एवरेज इनकम की ही बात कर रहे थे, तो एवरेज इनकम जो है अगर हम इसके ड्रॉ करते हैं 1000 पीपल का, तो तुम बोलते कि एवरेज इनकम सर ऐसे ड्रॉ होगा कि जैसे किसी के 10,000 किसी के 11,000, तो ऐसा करके तुम्हें पता ही है कि कोई भी नॉर्मल कर्व भी जनरली बनाते हैं, नेचुरल कोई भी वेरिएशन है तो ठीक है। ऐसा करके तुमने एवरेज इनकम का एक बनाया फॉर 1000, और जो इसमें वो आया हमारा एवरेज वैल्यू आया, वो आया लेट्स से 50,000 रुपीज का, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया वो 15,000 का। थर्टी 20 और लास्ट वाला 5, अगला 65, 80 और 95। तो तुमने बोला कि ये हमारा वो आया। अब मान लो कि इसमें से 100 लोगों को निकाले और 100 लोगों को भी ड्रॉ किए, तो आइडियली तो ये भी ऐसा ही होना चाहिए था, इसी कर्व को फॉलो करना चाहिए था, इसका भी एवरेज 50 आना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप तो मान रहे हो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये पूरा पॉपुलेशन को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं। तो अगर हम ऐसे 100 बहुत सारे लेते और उन सब का एवरेज निकालते, तो फिर से हमें एक मिलता कर्व, जो भले ही थोड़ा छोटा से शुरू होता लेकिन उसका एवरेज भी 50 के होता, और वो जल्दी यहाँ पे आ जाता। जैसे मान लो वो आ जाता 35 पे ही लोअर आ जाता, और ये 65, ये भले ही 5 तक गया और 95 तक गया हो, तो लेकिन एवरेज निकालते वक्त कम एरर पे तो ये बन जाता। मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ये पॉपुलेशन का था और ये सैंपल का है। सैंपल का डिफरेंट सैंपल्स का, जैसे इतने सैंपल्स बने तो उन सब का ये मैंने सैंपल्स का ही बना दिया। तो हमने देखा है कि सैंपल में एरर है, मतलब रहेगा ही एरर। तो ये जो एरर है इसको हम बोलते हैं सैंपलिंग एरर। तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अब जैसे एकदम टेस्ट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम लोग को अगर बिल्कुल टेस्ट के दिमाग में बैठे हो कि टेस्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो यू कैन जस्ट लीव द क्लास, ऐसा कोई जरूरत वो नहीं है। बट हाँ, सुनोगे तो ठीक ही है। आई होप तुम लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। ये कौन है? EDG कौन है? अपना नाम चेंज करो तो। कृष्णा, तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का? हाँ हाँ। प्रज्ञा तुम्हें? यस सर। क्योंकि ये थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट है इस बात को पकड़ना। तो एक चीज बहुत आसानी से तुम्हें यहाँ पे बताया जा सकता है कि ये वाला जो सैंपल का कर्व आएगा ना, ये कैसा आएगा, ये तुम्हें बहुत आसानी से बताया जा सकता है। ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से वी हैव रियलाइज्ड कि सैंपल का जो ज्यादातर सैंपल का तो मीन वैल्यू 50 के ही आएगा, लेकिन सैंपल का जो कर्व का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। उसको अगर हम SE बोले तो वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से रूट सैंपल साइज यानी √100। तो अगर यहाँ पे अगर 15 का हमारा वो आ रहा था, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 15 था, तो सैम्पलिंग एरर का जो होगा वो कितना होगा? 15 डिवाइडेड बाई 10, वो 1.5 ही आएगा। तो जो ये मेरा बनेगा सैंपल का जो वो बनेगा कर्व बनेगा, वो हमारा कम डेविएट होगा। जैसे ये तुम्हारा
58.1 आ गया, सॉरी 58.5 आ गया, ऐसे आएगा। और ये 61. सर एक बार ये फिर से बता दीजिए प्लीज, जो अभी आपने ये बताया स्टैंडर्ड सैम्पलिंग एरर का स्टैंडर्ड डेविएशन। सैम्पलिंग एरर का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से √100 मतलब अंडर डिवाइडेड बाय √100 अंडर सैंपल साइज। तो जैसे अगर हम सैंपल साइज ये ले रहे हैं 100 ले रहे हैं, तो जितना बड़ा सैंपल साइज लोगे समझे उतना छोटा इसका सैम्पलिंग एरर होगा। समझ में आ रहा है? जैसे √100 लिया, अगर हम 400 का सैंपल ले लेते तो √400 करते तो 20 से डिवाइड होता तो और छोटा आ जाता। बात मेरी समझ में आ रही है ना? यस तो हाँ, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जितना बड़ा हम सैंपल साइज लेते हैं उतना छोटा हमारा सैम्पलिंग एरर आएगा। तो इसको सैम्पलिंग एरर बोलते हैं, ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। सो सर आप बोल रहे थे बेसिकली जितना सैंपल साइज बड़ा होगा ऑब्वियसली उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगा, राइट सर? एग्जैक्टली। तो और अनदर थिंग आई वांटेड टू आस्क कि सर ये बेसिकली आपके टेस्ट के लेवल से ऊपर है या फिर हाँ, ये टेस्ट में नहीं पूछेगा, ये क्या है कि कुछ लोगों को ज़ैट वगैरह में आएगा क्या? और ठीक है सर, आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग, सुन रहा हूँ, अच्छा ही लग रहा है। तो क्या नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मतलब इट इज मुझे तो अच्छा ही लग रहा है फिलहाल। तो अच्छा बोलिए सर। हाँ, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज है, इसको सुन के खत्म करो, ठीक है। हाँ, तो सैम्पलिंग एरर समझ गया, तो तुम ये समझ गए कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स का यूज पॉपुलेशन को जज करने में करते हैं तो हमारे पास एक पॉपुलेशन से अगर हम सैंपल निकाल के करेंगे तो एक सैम्पलिंग एरर होगा, वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी क्वांटिटी हो गई, और वो तुम्हारा पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज का, अगर सैंपल साइज n लिया है तो ये आएगा। ये चीज आ गया। अब ये जो टेस्ट वाला जो बात है ना, वो यहाँ तुमसे आसानी समझ में आ जाता है। अब तुमको एक बस बहुत अच्छी चीज बता दे रहे हैं, उसके बाद तुम्हें छुट्टी दे दी जाएगी। जैसे मान लो कि तीन केसेस बता रहे हैं, बस तुमको ये तुमको डिफाइन करने आना चाहिए कि विच वन इज विच प्रोबेबिलिटी। अगर मैंने 10 बार कॉइन टॉस की, बाकी फॉर्मूला वगैरह ना तुम देख लेना प्रज्ञा, ठीक है। 10 टाइम्स कॉइन टॉस किया तो क्या आ सकता है रिजल्ट में? ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं बताओ? बोलो, कोई एक बोलो। आपने 10 टाइम्स कॉइन टॉस किया तो ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? तुम बोलोगे कि ऑल 10 पे हेड आ जाए, हेड आ जाएगा, या फिर 10 पे टेल, 9 पे हेड आ जाएगा। हम हेड के रिस्पेक्ट में ही बोल देते हैं ना, तो अपने आप टेल कवर होता जाएगा ना। हाँ यस सर। 8 पे भी, 7 पे भी, 6 हेड, 5 हेड, 4 हेड, 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड। 0 हेड का मतलब 10 टाइम्स टेल, ठीक है। इसके अलावा और कोई रिजल्ट पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है? 5 heads, 5. है ना, या तो 5 आ जाए या तो 6 आ जाए, है कि नहीं? यस सर। नहीं, मोस्ट लाइकली 5 आएगा, सॉरी, मोस्ट लाइकली तो 5 ही आएगा। तो इसके अगर मैं बोलूं कि मैंने 10 टाइम्स कॉइन टॉस किया है, सबसे मतलब 5 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ये तो बात तुम समझ ही रहे हो। मतलब अगर मैंने टॉस कर दिया और मैं तुमसे पूछूं कि गेस क्या करते हो, कि कौन सा गेस करते हो कि सब मतलब क्या रिजल्ट आया होगा, तो तुम बोलोगे ना 5 हेड वाला, है कि नहीं? सबसे ज्यादा चांस है कि 5 हेड वाला आए, तो 5 हेड हम P5 लिखते हैं, ठीक है। 5 हेड का मतलब 5 हेड की प्रोबेबिलिटी। ये P6 6 हेड की, P7 7 हेड की, P8 8 हेड की, P9 9 हेड की, P10 10 हेड की। इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा होगा? P5 का होगा।
होगा ना? यस सर, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और हाँ, प्रोबेबिलिटी की बात बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 10 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, होगी ना? यस सर। सिमिलरली ऐसे कम होता जाएगा, लेकिन इनमें से तो कोई रिजल्ट आएगा ही ना। यस सर। तो बेसिकली ये सारे प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए ना, क्योंकि जब आप 10 कॉइन टॉस करते हो तो वन ऑफ दीज रिजल्ट मस्ट कम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ दीज रिजल्ट इज 1। जैसे अगर तुम एक कॉइन टॉस करते हो तो कॉइन टॉस करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आएगा ना? बोलो। यस सर। एक कॉइन टॉस करते हैं तो इधर आई कैन गेट हेड और आई कैन गेट टेल। यस सर। तो अगर मैं तुमसे बोलूं हेड या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो व्हाट वुड यू से? 1 ना? 1 दोनों में से तो कोई आएगा ही। फिर तुमको बोले कि अच्छा तुम हेड में भी बांट दो टेल में भी बांट दो, कि हेड का अलग से बताओ और टेल का अलग से। तो तुम बोलोगे अगर दोनों का मिला के 1 है और हेड और टेल के इक्वल चांसेस है तो 1/2 एक में, 1/2 एक में। मेरी बात समझ में आई? हेड का 1/2 और टेल का 1/2 और दोनों मिला के 1। तो अगर हम 1 कॉइन टॉस करते हैं तो हेड का आधा हो जाता है और टेल का आधा हो जाता है, दोनों मिला के 1 हो जाता है। तो सिमिलरली अगर हम 10 कॉइन टॉस करेंगे तो इस सारे रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटीज हैं, किसी की कम किसी की ज्यादा, और उसको अगर हम ऐड करेंगे इस प्रोबेबिलिटी को तो 1। तो ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे इस 1 की प्रोबेबिलिटी को हम डिफरेंट इवेंट में बांटते हैं, तो वैसे सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया तुम्हें क्या होता है? कभी कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो क्या बताओगे? एग्जाम्पल देके बता देना ऐसे करके कि जैसे मान लो कोई एक इवेंट हुआ जिसके 5 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, तो अगर हम पांचों रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी को वहां लिख दें, जिनका टोटल मतलब उस पांचों में से किसी एक का तो होना ही होना है, यानी कि पांचों का टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा, और उस 1 को हम डिवाइड कर दे पांचों में, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गई तुम लोगों को बात? यस सर। जब भी हम ऑल पॉसिबल इवेंट्स में प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वी कॉल इट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये वाला जो सिचुएशन है जिसमें दो ही पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, जिसमें मतलब कॉइन टॉस करने पे या तो हेड आता है या तो टेल आता है, ऐसे सिचुएशन को, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैं एकदम वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में या फिर कहीं पे तुमसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बिकॉज़ ऑफ इट दो प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं ना। हाँ, बिकॉज ऑफ इट्स 2 रिजल्ट्स, है ना? तो 2 रिजल्ट्स के बेस पे चूंकि ये होता है, तो सिमिलर सिचुएशन क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि तुमने 5 पेपर्स दिए, है ना? 5 पेपर्स दिए, तो एक पेपर में तुम या तो पास करोगे या तो फेल करोगे, तो हर पेपर में या तो पास करोगे या तो फेल करोगे। और मान लो इक्वल प्रोबेबिलिटी है पास फेल की, अच्छा मान 5 में 6 कर लेते हैं फिलहाल, तो पास करोगे। तो अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी है पास फेल की, तो मैंने बोला कि 6 पेपर दिए तो सबसे ज्यादा चांस क्या है कि तुम 3 में पास करोगे 3 में फेल करोगे, तो 3 वाले का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह के सारे सिचुएशंस जहां पे 2 रिजल्ट्स हैं, ऑल्दो यहाँ पे हम इक्वल रिजल्ट मान रहे हैं हेड और टेल की, ये अलग अलग भी हो सकता है, दैट वोंट डिस्टर्ब योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पे भी 2 रिजल्ट के बेस पे अगर हम काउंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस सिचुएशन को बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है? अब इसके कैलकुलेशंस में अगर तुम्हें दिक्कत होगा प्रज्ञा तो तुम उसको करना, फिर मेरे से पूछ लेना अलग से, ठीक है? हो ना तुम यहाँ पे? यस सर, ओके। एक सिचुएशन तुम्हें और देते हैं, जैसे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कभी 4 बच्चों का जन्म होता है, कभी 5 का होता है, कभी 3 का होता है, कभी 10 का होता है, कभी 15 का होता है, ऐसे चलता है, कभी 0 का होता है, कभी 1 का होता है, ऐसे चलता है। लेकिन लास्ट हमने 6 महीने से देखा कि एवरेज जो बर्थ है वो 5 का है पर डे का। तो अब तुमसे पूछा जाए कि नेक्स्ट डे, मतलब आज बीत गया, कल कितने बच्चे हो सकते हैं? तुम बोलोगे कैसे बताया जाए? वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6, 7, 8, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है।
तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, चलो बताओ कि कितने बच्चे की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, तुम बोलोगे कि अगर पुराना एवरेज 5 रहा है तो एवरेज की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ना, P5। फिर इसके बाद P4 का इससे कम होगा, P3 का और कम होगा, P2 का और कम होगा, P1 का और कम होगा, और नो चाइल्ड बर्थ का और कम होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और कम होता जाएगा, इससे तो कम ही होता जाएगा। और हम ऐसे करके सब जोड़ ले P इंफिनिटी तक, तब भी तो उस हॉस्पिटल में बच्चे, किसी भी नंबर के बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 है। या तो 0 को तो कंक्लूड कर रहे हैं ना, इंक्लूड 0 से लेके इन्फिनाइट तक ले रहा है, तो इस सब की प्रोबेबिलिटी तो 1 है। और उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया P0 P1 करके, और मैक्सिमम आया इसमें। तो इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसको हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। समझ में आ गया तुम्हें एवरीवन? बोलो इसको थोड़ा सोनम, तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है। कभी तो जरूरत पड़ा था इसको? बाइनोमियल में 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन थे, हेड या टेल्स, मतलब 2 ही हाँ ऑप्शंस थे। हाँ पॉइजन वाले में रैंडम कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब सिचुएशन तुम आइडेंटिफाई करो, सिमिलर सिचुएशन तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। जैसे इसका एक सिमिलर सिचुएशन लोग ऐसे पूछता है कि एक हाईवे पे एक्सीडेंट होता है, कभी 0, कभी 2, कभी 5, कभी 8, कभी 10, कभी 3, कभी 4, ऐसा। और एवरेज एक्सीडेंट ऑन एवरेज डेली 5 होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट डे 8 एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होगा, उसमें x = 8 रख दोगे तो निकल आएगा। तो बेसिकली ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन टाइप बता रहे हैं, इसका फॉर्मूला फिर होता है, वो किताब में तुम देख के फॉर्मूला लिख सकते हो। और जब उसमें 8 का निकालना होगा कि 8 के लिए प्रोबेबिलिटी बताओ या 6 चाइल्ड बर्थ के लिए प्रोबेबिलिटी बताओ, बस उसको फॉर्मूला में रख के तुम उस पर डाल दोगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन का हम फॉर्मूला अगर डिराइव कर ले तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ना, किसी भी नंबर पे प्रोबेबिलिटी बताने का। तो ऐसे सिचुएशन को हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है सर लास्ट। हाँ सॉरी सर, तो बेसिकली इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग का बेसिकली ये अनइक्वल होता है, एंड आई मीन द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या जनरलाइज किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में? प्रोबेबिलिटी का ही डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हम शुरू से वही बता रहे हैं ना कि प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। रुको मैं बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर तुमको पता है कि एवरेज कितना होता है, तो हम किसी भी नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि PK = लैम्डा पे पावर K e पे पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई K फैक्टोरियल। लैम्डा यहाँ पे जो है ना वो एवरेज है, तो और K मतलब कितने नंबर का। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में अगर पूछा कि उस हॉस्पिटल में 3 बच्चे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम रखेंगे P3, लैम्डा यहाँ पे है 5 पे क्यूब इंटू e पे पावर -5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये जो निकल के आएगा ना वो 3 बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब समझ में आया क्या फायदा हुआ? ठीक है। अब जैसे इसी तरह जो बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मैं बोलता कि 6 हेड का फॉर्मूला बताओ, मतलब 6 हेड निकालना है, तो हम 6 हेड में या R हेड का निकालना है, तो PR = NCR है ना, P पे पावर R और Q पे पावर N-R। तो इसको अगर मान लो कि 6 हेड का तुम्हें निकालना होता है, तो P6 NC6। अब हेड का मतलब क्या होता है, हेड की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 होती है। यहाँ P और Q अलग अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, 1/2 पे पावर 6 और Q भी 1/2 होगा, तो 1/2 पे पावर 4। ये 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम एक बार एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि जैसे ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम किसी भी नंबर पे प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो अगर कभी आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसे आ जाएगा कि फॉर्मूला देके बोलेगा कि 8 बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बस तुमको K = 8 रख के
अपना कैलकुलेशन कर लेना है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। ऑल्दो मैं एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, तो मैं उसके फॉर्मूला पे या कैलकुलेशन के डिटेलिंग पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि इसी के कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। लास्ट आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो तुम्हें पता है कि जब बहुत बड़ी नंबर्स होते हैं और वो ज्यादा नंबर जो है किसी एक एवरेज के आगे पीछे घूमता है। तो जैसे मान लो कि अभी इनकम वाली बात कर रहे थे कि जैसे बहुत सारे लोगों का इनकम हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया था। ठीक है। तो हमने बोला कि इस केस में हम ये तो कल ही भी बता रहे थे ना, ये लास्ट क्लास में भी बता रहे थे ना, कि जैसे अगर एवरेज जो है वो 50K है और हमने बोला कि इसका जो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 10K का है, तो 60, 70 और 80। तो आप बता सकते हो कि अगर आप रैंडमली किसी बंदे को उठाओ उस पॉपुलेशन से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 80K से ज्यादा अर्न करता है, तो P80K कितना होगा? तो ये इससे निकल के आता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इसमें आपको पता है क्या इस कैसे मेजर करते हैं? तो हमें पता है कि इस ग्राफ में एक एक स्टैंडर्ड डेविएशन पे कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी वैल्यू एसोसिएटेड है। तो आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे और एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे, ये दोनों मिला के 64 पॉइंट कितना था, मतलब 64% मान लो कि इतनी प्रोबेबिलिटी है। दो स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे आगे मिला के 95 और ऐसे। तो ये भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो था, टाइप था, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, तो इसके साथ मतलब ये आज का तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी सर एक बार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिर से बोलेंगे? हाँ एक मिनट रुक जाओ।